गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे हेल्थ हिस्ट्री के बारे में। अर्लियर जो लेक्चर हुए उसमें हमने फिजिकल असेसमेंट का बारे में समझा था, क्या उसका फॉर्मेट है, बायोडाटा क्या है, प्रेजेंट कंप्लेंट क्या है, चीफ कंप्लेंट, वो सब। आज हम देखेंगे हेल्थ हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्किल फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। देन इसके अंदर ही हमारा सब हेडिंग आएगा इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टन। ये सब हम टर्म को एक्सप्लोर करेंगे, इसको हम समझेंगे डिटेल में। तो फर्स्ट हमारा हिस्ट्री कलेक्शन, जैसे आप लेते हो बायोग्राफिक डाटा में, है ना, पहले भी समझा है इसके बारे में कि आपको उसका क्या क्या कलेक्ट करना होता है। पेशेंट का आपका नाम, एज, जेंडर, बेड नंबर, कौन से वार्ड में क्या उसका बेड नंबर है, उसका डायग्नोसिस, कौन सा उसको डायग्नोसिस है, स्पेसिफिकली कोई फ्रैक्चर का है ना, और डायबिटीज़ है, शुगर है ना, हार्ट डिसीज़ है, बहुत सारी चीज़ें जो भी है उसको डायग्नोसिस लेना है। सर्जरी में आपकी प्रीवियस कोई उसकी सर्जरी हुई है तो उसका आपको रिकॉर्ड करना है, कौन सी सर्जरी हुई है उसका भी आपको हिस्ट्री कलेक्ट करना है। एजुकेशन, उसका पढ़ाई वगैरह कितना हुआ है ना, इंटरमीडिएट है, ऐसा 12th या वैसा नहीं लिखते हैं, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है या इलिटरेट है ना, वो भी लिखना है। उसका प्रोफेशन क्या है, कोई फार्मर है, टीचर है, वकील, इंजीनियर है, क्या है उसका एजुकेशन, उसका प्रोफेशन क्या है, वो भी आपको मेंशन करना है। मैरिटल स्टेटस में शादी हुई है, नहीं हुई है, मैरिड है, अनमैरिड है, वो सब आपको लिखना है। उसका फैमिली इनकम, फैमिली का उसका टोटल इनकम कितना है। चीफ कंप्लेंट क्या है उसकी, जैसे हमने 4-5 कंप्लेंट देखा, उसमें से जो मेन कंप्लेंट है वो हमको फाइल में मेंशन करना है। चीफ कंप्लेंट क्या है उसका, हिस्ट्री रिलेटेड टू प्रेजेंट इलनेस, जो प्रेजेंट इलनेस है उससे रिलेटेड उसकी हिस्ट्री क्या है। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में पहले से किसी को तो नहीं है ना, जैसे घर में 2-3 बच्चे हैं, मम्मी पापा है, पहले से किसी को डायबिटीज, शुगर तो नहीं है, अर्थराइटिस तो नहीं है, क्योंकि कुछ डिसीज ऐसी होती है जो वन जनरेशन से अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होती है, तो हमको वो हिस्ट्री भी कलेक्ट करनी है। ऑक्यूपेशनल एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, भाई किस जगह पे काम करता है, क्या काम करता है ना, कई बार ऐसा कुछ हम फैक्ट्री में, केमिकल में काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारा केमिकल की वजह से कुछ इंजुरीज हो जाती है, हेल्थ डिसीज हो जाती है, या हमारा वर्क है जो स्टैंडिंग का है या सिटिंग का ज़्यादा है, या घूमने फिरने का किस तरीके का हमारा वर्क है, हमारा सोशली वर्क है, तो वो सब भी हमको हिस्ट्री कलेक्ट करना होता है। फिर साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, भाई उसका जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, सोचने का, समझने का तरीका है, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कॉन्शियस है नहीं है, उसका साइकोलॉजिकल हैबिट वगैरह क्या है, वो सब हमको चेक करना होता है। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, ये हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हेल्थ असेसमेंट का। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम का, क्या क्या पेशेंट को प्रॉब्लम है, और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सबको कलेक्ट करके क्या बनाते हैं, एक डायग्नोसिस बनाते हैं ना। जैसे पेशेंट ने बताया कि भाई मुझे फीवर है, वॉमिटिंग हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, और ये तो हम इस सबको एक कनेक्ट करके क्या बना दिया हमने, एक फेब्राइल इलनेस है ना, या फीवर बना दिया, जो भी उसको मलेरिया वगैरह हो गया उसके बारे में बना दिया, डेंगू हो गया, ये सब सिम्टम को हमने कलेक्ट किया। उसके बाद हम एक नॉर्मल, एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बना देते हैं, एक सपोज करते हैं भाई ये इसको हो सकता है, जैसे पेशेंट आया और हमको क्या करते हैं, हम उसको ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं भाई, जैसे लेबोरेटरी टेस्ट कराएंगे, एक्सरे, MRI वगैरह स्कैनिंग कराएंगे, उसके बाद हमको कंफर्म हो जाता है कि हाँ इसको ये वाला डिसीज़ है, तो फिर हम उसको पार्टिकुलर वो मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं आफ्टर फाइंड आउट करने के बाद, फाइनल डायग्नोसिस के बाद। उसके पहले क्या करते हैं, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, पेंटोप, मोनोसेप, इमसेट, सेप्टिजोन, ये सारी चीज़ें हम उसको देते हैं। सर्जरी में, हाँ फिजिकल एग्जामिनेशन में फिर आपको कौन कौन सी स्किल है, आपको फिजिकल एग्जामिनेशन में आप देखते हैं भाई हेड टू टो तक आपको उसको पूरा एग्जामिनेशन करना है। बॉडी पर कहीं उसके इंजुरीज वगैरह तो नहीं है, कहीं स्वेलिंग तो नहीं है, बॉडी का कलर कैसा है, आइस का कलर कैसा है, टंग का कैसा है, वो डिहाइड्रेशन वगैरह तो नहीं है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो सब कुछ हमारा चेक करते हैं ना, टॉर्च लेके आइस बताओ, जीभ बताओ, आँख देखते हैं, नेल्स देखते हैं, फेस को एनीमिया तो नहीं, कई बार एनीमिया रहता है तो हमारी जो रेडनेस कम हो जाती है ना, हमारी आइस में नेल्स के हमारे जो रेड दिखते हैं वो कम हो जाते हैं, लिप्स वगैरह ड्राई होते हैं, तो वो हम सब पूरा होल हमारी बॉडी का एज पर डिसीज कंडीशन चेक करना होता है। फिर अगला हमारे यहाँ पर है कॉम्पिटेंसी स्किलफुल नीडेड फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन आप कर रहे हो उसके पहले आपको कौन कौन सी स्किल है वो आपको
होना आना चाहिए, कौन कौन सी स्किल आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई मेडिकल फिट होना चाहिए, जो भी नर्सिंग स्टाफ है। तो यदि वो मेडिकल फिट नहीं है तो फिर वो पेशेंट का हिस्ट्री नहीं ले सकती है ना। तो इसमें हेयरिंग आपका सुनने का एबिलिटी वो ठीक ठाक होना चाहिए, देखने का है ना। आपको स्पेक्स लगा रहता है वो बात एक अलग है, पर आपका नॉर्मल विजन होना चाहिए, आप दिखने में ठीक होना चाहिए। उसका टचिंग का, आपका टच का सेंसेशन भी काम करना चाहिए, और स्मेल का। तो ये आपके जो सेंसेशन है, जो नर्सिंग स्टाफ है, हेल्थ वर्कर है, उसका होना चाहिए। थ्रोनेस फिजिकल एग्जामिनेशन मस्ट बी डन सिस्टमेटिकली। थ्रो मीन्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन बाय एग्जामिन ऑल बॉडी सिस्टम। जो आपका थ्रोनेस मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जामिनेशन करना है। जैसे हम हेड टू टो करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम किधर से भी कुछ भी एग्जामिनेशन करने लगे। तो जो उसका सिस्टमेटिक अप्रोच है, ऑर्गेनाइज वे में ही आपको करना होता है उसको। नॉलेज, आपको एक नॉलेज होना चाहिए भाई क्या एबनॉर्मल है क्या नॉर्मल है ना। नहीं तभी तो आप उसको फिर आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यार हमने ये चीज़ देखा तो ये सिम्टम नॉर्मल में नहीं आता, ये एबनॉर्मल में। तो जो भी आप एग्जामिनेशन कर रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज भी होना ज़रूरी है। फिर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब आपको फोकस होना रहना चाहिए, कंसंट्रेशन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेशेंट आया और वो अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं और आप मोबाइल में लगे हुए रील देखने के लिए, है ना। तो हमको पता भी नहीं चल रहा है कि इसको क्या डिसीज़ हुआ है क्या नहीं। तो हमारा कंसंट्रेशन से एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए, पेशेंट क्या बोल रहे हैं वो चीज़ भी हमको सुनना चाहिए। एक्यूरेट टेक्निक, जो हमारा टेक्निक है वो भी एक्यूरेट फॉर्म में होना चाहिए, है ना। जैसे बताया हुआ है उसको स्टेप है उसको हमको फॉलो करना है, क्योंकि हमको अवॉइड करना है एरर को, कोई एरर ना आए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए डाटा करने में, कलेक्ट करने में। ऑब्जेक्टिविटी, अवॉइड पर्सनल जजमेंट बायस क्लूज एग्जामिनेशन द क्लाइंट मेक इंटरफेयर विद अपॉन द फाइंडिंग। ऑब्जेक्टिविटी मतलब आपको पर्सनल जजमेंट नहीं करना है ना, कि कोई कलर काला है गोरा है देख कैंसर है कौन सी कास्ट से है क्या है, वो पर्सनल जजमेंट नहीं करना है। एग्जामिनेशन करते समय आपको सिर्फ अपना एग्जामिनेशन पे फोकस करना है। और स्पेशली फीमेल पेशेंट है और मेल स्टाफ है, डॉक्टर है, तो आप एक फीमेल स्टाफ को साथ में रख सकते हो या उनके रिलेटिव को रख सकते हो प्रॉपर तरीके से, प्राइवेसी मेंटेन करके और फर्दर एक्सप्लेन करके जो भी आप एग्जामिनेशन कर रहे हो वैसा आपको करना होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आता है फिर हमारा इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन। तो हम यहाँ पर फर्स्ट लेंगे इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब आप जो नॉर्मल आई से विजिबल करते हो, जो ऑब्जर्व करते हो पेशेंट को देख करके, ये किस में आता है आपका विजुअल एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन। विजुअल एग्जामिनेशन मतलब आप पेशेंट आपके पास आए, आपने आइस से देखें भाई इसका बॉडी का कलर कैसा है, कहीं पर कोई वुंड तो नहीं है ना, किधर कोई घाव तो नहीं हुआ है, स्वेलिंग तो नहीं है, फ्रैक्चर तो नहीं है, बॉडी का कलर कैसा है, हाथ पैर वगैरह तो नहीं टूटा हुआ है ना। वो सारी चीज़ें जो आप देखते हो ये किस में आ जाता है आपका इंस्पेक्शन में। मतलब निरीक्षण करना, इंस्पेक्ट करना, है ना। जैसे हम देखते हैं कॉलेज में आते हैं इंस्पेक्शन के लिए, बाहर से टीम आ जाती है, हम बोलते हैं भाई टीम आ रही है, इंस्पेक्शन होने वाला है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं डायरेक्ट पेशेंट को इंस्पेक्ट करना, उसको निरीक्षण करना, एनालाइज करना। उसका बाद आता है पाल्पेशन। पाल्पेशन मतलब उसको फील करके देखना बाय द हेल्प ऑफ टच, है ना। आप फिंगर से या हाथ से फील करके देखते हो। एग्जाम्पल के जैसे आप पल्स रेट चेक करते हो तो ये आता है पाल्पेशन में, है ना। आप टेम्परेचर चेक करते हो टच करके भाई पेशेंट का बॉडी वार्म है या कोल्ड है ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज रहता है तो बॉडी वार्म रहेगी, तो ये आ जाता है हमारे पाल्पेशन में, टच या टैक्टाइल। उसके बाद आता है परकशन में। परकशन में आप क्या करते हो टैप करके ऑर्गन्स वगैरह है उनका साउंड सुनते हो भाई एबनॉर्मल साउंड है या नॉर्मल साउंड है ना। आप ऐसे टैप करके देखोगे किसी भी ऑर्गन को, टेंडन्स वगैरह हो गए पर पार्टिकुलर जगह पर कि भाई एबनॉर्मल साउंड आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, वाइब्रेशन है नहीं है ना। ये सारी चीज़ें, रिजोनेंस क्या है उसका, ये सब आप इसमें परकशन में चेक करोगे। हाई पिच है, लो पिच है, वो सब आ जाता है जो आप नॉर्मल एयर से भी सुन सकते हो। इसमें आपको स्टेथोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कोई सोते समय क्या करता है, स्नूरिंग करता है ना, तो हमको मतलब क्या खर्राटे मारना है ना, तो वो नॉर्मलाइज कान से भी सुनाई देता है ना। तो नॉर्मलाइज से ये चीज़ें हमको सुनाई दे देती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, कौन कौन सा नॉर्मल साउंड है ना। कल आपको बोला था शायद, मोबाइल पर देखा होगा तो, क्योंकि वो चीज़ें ऐसे बोल करके समझाना पॉसिबल नहीं है। फिर एबनॉर्मल साउंड कैसा है,
और नॉर्मल कैसा है वो आपको सुन करके ही एक्सपीरियंस होगा। टिम्पैनी नॉर्मल हेयर और ओवर एब्डोमेन, जो आपका नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सा होगा, नॉर्मली हेयर टिम्पैनी साउंड आ रहा है तो वो आपका नॉर्मल है। रिजोनेंस आ रहा है, नॉर्मल लंग्स टिश्यू का साउंड है। रिजोनेंस थोड़ा घर घर का साउंड आता है, वो रिजोनेंस में आ जाता है। डलनेस ओवर लंग्स, डल है तो वो अलग आ जाएगा। फ्लैटन ओवर मसल, मसल का ऊपर यदि फ्लैट है उसका साउंड हमारा अलग आएगा। ये आपको ऑनलाइन ही यूट्यूब वगैरह पर साउंड देखना पड़ेगा, है ना। ये वर्ड सर्च करके देख लेना, नॉर्मल और एबनॉर्मल साउंड ऑफ हार्ट और लंग्स, है ना। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल साउंड ऑफ लंग्स या नॉर्मल, है ना, और हार्ट दोनों का चेक कर लेना तो आपको वीडियोस मिल जाएगा, ऑडियो में आपको समझ आ जाएगा। फिर आता है हमारा ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में जो हम साउंड सुनते हैं, वो भी ऑस्कल्टेशन नहीं, ऑस्कल्टेशन में आप जो साउंड सुनते हो वो किससे, आपको बाय द स्टेथोस्कोप से आप जो साउंड सुनते हैं, जैसे लंग साउंड हो गया आपका, बबल साउंड हो गया, उसके बाद हार्ट का जो साउंड सुनते हो वो आता है आपका ऑस्कल्टेशन में बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। तो उसमें भी आप देखते हो फिर आपका लंग्स का साउंड कैसा है, लंग्स में वो फ्लूइड वगैरह फिल तो नहीं हुआ है ना, कैसे हमको निमोनिया वगैरह हो जाता है। उसके अलावा जैसे प्लूरल इफ्यूजन हो गया तो हमारे जो चेस्ट है उसमें फ्लूइड फिल हो जाता है। अब जो डायफ्राम होता है वो क्या करता है, पंप करता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसमें यदि फ्लूइड हो जाएगा पहले से फिल, तो प्रॉपर तरीके से रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्शन में उसका प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, फ्लूइड की वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हमको चेक करना होता है। उसके बाद हमारा हार्ट नॉर्मल साउंड होता है, S1 S2 साउंड जो कल भी समझाया था, S1 S2 साउंड और S3 S4 साउंड, वो नॉर्मल साउंड है, कैसा साउंड आ रहा है, वो सब चीज़ें उसमें आ जाती है। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, आपका जो साउंड का कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसा है, उसका इंटेंसिटी ज़्यादा हाई है, लो है या मीडियम है ना। पिच उसका हाई पिच है, लो पिच है। जैसे हम कोई वर्ड बोल रहे हैं ज़्यादा तेज आवाज़ में बोल रहे हैं वो हो गया हाई पिच, कुछ को हम लो बोल रहे हैं वो हो गया लो पिच। तो उसका जो पिच है वो हाई है या लो है। ड्यूरेशन मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन है या कंटिन्यूस लॉन्ग टाइम तक आ रहा है ना, या शॉर्ट है या मीडियम है, वो सब। क्वालिटी में उसका बूमिंग बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, होलो साउंड मतलब हॉल में आता है ऐसा होलो साउंड। और ड्रम डल और ड्रम लाइक, ड्रम स्टिक जो होती है बैंड बाजा वैसा ड्रम लाइक साउंड है, कैसा है वो हम चेक करते हैं। सीक्वेंस क्या होता है इसका, सबसे पहले इंस्पेक्शन, कोई भी पेशेंट आए तो पहले हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं, नॉर्मल आइज से विजुलाइज करते हैं। उसके बाद पाल्पेशन, पाल्पेट करके टच करके देखते हैं, पेशेंट आया उसने बोला भाई एब्डोमेन पेन हो रहा है, तो हम उसको चेक करते हैं भाई क्या रीज़न है एब्डोमेन में पेन होने का, गैसेस वगैरह तो नहीं है ना कुछ। ये इसके अलावा ये इसका किडनी का कभी कभी क्या रहता है, स्टोन रहता है, उसकी वजह से पेन होता है, कभी गैस की वजह से होता है, कभी कोलाइटिस अल्सर वगैरह हो गया उससे पेन होता है, या ऑर्गन का साइज वगैरह एनलार्जमेंट तो नहीं हुआ है। तो वो सब हम ऐसे टच करके दबा करके पेट को चेक करते हैं। और जो प्रेस करेंगे वो कितना डीप होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, ज़्यादा भी नहीं प्रेस करना है और ज़्यादा ऊपर भी नहीं, है ना, इस पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा, है ना। तो उसमें हमको ज़्यादा भी नहीं करना है, कम हमको 3 to 4 सेंटीमीटर ही उसको कंप्रेस करना है, उतनी प्रेस करना है फिंगर से, ताकि आप उसे फील कर सको। परकशन में आप चेक करते हो ऑर्गन को टैप करके कि ऑर्गन का साउंड वगैरह कैसा आ रहा है। और ऑस्कल्टेशन में आप जो स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुनते हो वो आता है आपका। अभी हमको कौन कौन सी गाइडलाइंस है वो फॉलो करना है एग्जामिनेशन करने से पहले, उसके बारे में जान लेते हैं। यूज ऑफ ग्लव्स प्रोटेक्ट फ्रॉम द ब्लड, सॉइल, बॉडी फ्लूइड, सीट और क्लोथिंग। आपको ग्लव्स का यूज़ करना है, क्यों, आपको एक तो पहली बात तो एक आपको इन्फेक्शन से बचोगे, दूसरी बात है कि जो भी बॉडी फ्लूइड्स वगैरह है, सॉइल है ना, बेडशीट वगैरह गंदा हुआ है तो उससे भी आपके क्लॉथ वगैरह भी गंदे नहीं होंगे और आपके हाथ भी जो है सेफ रहेंगे। यूज ग्लव्स फॉर एग्जामिनेशन क्लाइंट विथ स्किन लीसन, स्किन पर उसकी कुछ वुंड है, कुछ
चोट मोट लगी हुई है ना, घाव है, तो उसको आपको चेक करने के लिए सर्जिकल ग्लव्स है, एग्जामिनेशन ग्लव्स का यूज़ करना है। यूज़ गाउन, ग्लव्स, मास्क, आई कवर इन केस एरोलाइजेशन ऑफ ब्लड और सलाइवा इज एंटीसिपेटेड। आप कुछ सलाइवा या ब्लड वगैरह के कांटेक्ट में आ रहे हो, वोमिटिंग वगैरह किया पेशेंट ने, ऐसा कुछ है, और स्पेशली पेशेंट को नोसोकोमियल या ट्रांसमिटेड डिसीज थे। ट्रांसमिटेड मतलब अपना बाय द एयरबोर्न के द्वारा फैल जाती है वो, है ना, ब्लड के कांटेक्ट में आने से या खांसने छींकने से जो फैल जाती है। जैसे अभी कोविड आया था, तो हम क्या करते हैं, पूरा पर्सनल प्रोटेक्टिव जो किट होती है पीपीई, उसका यूज़ करते हैं। पीपीई किट का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसमें आ जाता है हमारा गोगल्स हो गया, कैप मास्क हो गया, शूज कवर हो गया, और पूरा हमारा किट, है ना, ताकि हमको जल्दी से जो भी बैक्टीरिया वायरस है उससे हमको सुसेप्टिबल ना हो। फिर हैंडल शार्प इंस्ट्रूमेंट विद द एक्स्ट्रा केयर, जो भी आपके शार्प इंस्ट्रूमेंट है उनको आपको एक्स्ट्रा केयर के साथ हैंडल करना है। जैसे कि आपका स्केल्प हो गया, ब्लेड हो गई और निडल हो गई, उनको आपको थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना है, ताकि थोड़ा सा भी यदि कट हो गया तो वो सीधा आपके ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएगा और आपको HIV एड्स वगैरह हेपेटाइटिस ये डिसीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उससे, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। क्लीन द एरिया सॉइल विद ब्लड, जिधर आपको ब्लड लगा हुआ है नीचे या तो फर्श पे हो सकता है या कोई भी सीट वगैरह पर, उसको आपको सॉल्यूशन से प्रॉपर तरीके से क्लीन करना है। डिसइंफेक्ट स्टाइल द रियूजेबल आर्टिकल्स, जो भी आर्टिकल्स हैं जिनको हम वापस से यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्लेड हो गया हमारा, फोर्सेस हो गया, है ना, वो जो भी हमारा मायो सीजर वगैरह हो गया, कर्व सीजर हो गया, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, वापस से स्ट्राइल कर सकते हैं। अब वर्ड आते हैं भाई स्ट्राइल क्या होता है। स्ट्राइल एक टेक्निक होती है स्टराइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, उसको 100 डिग्री के अबव टेम्परेचर पर रखते हैं इक्विपमेंट को। जैसे हम खाना पकाते हैं कुकर में, है ना, तो वो उबल जाता है, तो 100 डिग्री के ऊपर उसमें टेम्परेचर होता है, वो गर्म होता है, और जो भी आपके आर्टिकल्स हैं वो उनके बैक्टीरिया वायरस वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, है ना। या तो फिर लो टेम्परेचर हो तो बैक्टीरिया वायरस ग्रो नहीं होते, या फिर हाई टेम्परेचर, तो दूसरा ऑप्शन आता है कि हम उनको हाई टेम्परेचर पे जो भी आर्टिकल्स रहते हैं उसको एक आता है, उसमें हम डाल देते हैं स्टील का इक्विपमेंट, उसमें डाल के, और हम उसको इलेक्ट्रिकल होता है सॉकेट में लगा के ऑन कर देते हैं, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बैक्टीरिया वायरस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ और आ जाता है, एक और प्रोसीजर, उसमें ऑटोक्लेव होता है। इस सेंट्रल एसएसडी रूम में आपको मिल जाता है, सेंट्रल स्टरलाइजेशन प्रोसेस का एक रूम होता है। हाँ, दोनों अलग है, ऑटोक्लेव अलग है, स्टराइल अलग है। स्टरलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, सिर्फ आपके आर्टिकल्स को आप कर सकते हो, जैसे ब्लेड हो गया आपका टूथ फोर्सेप हो गया, आर्टरी फोर्सेप हो गया, ये सारी चीज़ों को कर सकते हो। ऑटोक्लेव में आप क्या कर सकते हो, आपके क्लॉथ हो गए, जैसे कि आपका गाउन हो गया, मास्क, कैप हो गया, जो रियूजेबल चीज़ें हैं, बेड शीट वगैरह हो गई, इनको भी आप ऑटोक्लेव कर सकते हो, पर इसमें सिर्फ आपको इक्विपमेंट ही करना पड़ेगा। फिर इसका गोल, फिजिकल एग्जामिनेशन का क्या हमारा पर्पस, क्या गोल हो सकता है, टू कलेक्ट वैलिड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लाइंट्स हेल्थ, क्लाइंट की जो हेल्थ है उसके रिगार्डिंग जो वैलिड इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने के लिए। यदि हम वैलिड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेंगे, और ऐसा तो नहीं भाई पेशेंट आ जाता है और हम उसको कुछ भी मेडिसिन उठा के हमने देना शुरू कर दिया, नहीं करते ना ऐसा, पहले हम पूरा प्रॉपर चेक करते हैं, उसके बाद ही हम उसको देते हैं, नहीं तो कुछ डिसीज़ होगा और कुछ मेडिसिन दे देंगे। तो फिर टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट्स प्रॉब्लम, दूसरा इसका क्या पर्पस हो सकता है फिजिकल एग्जामिनेशन का, पेशेंट उसकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पता लगाने के लिए, ठीक है। टू प्लान नर्सिंग एक्शन अप्रोप्रिएटली, जो नर्सिंग आपका एक्शन प्लान है, जो मेडिसिन देने का आप फर्दर प्लान कर रहे हो, तो वो आपका अप्रोप्रिएट वे में हो, तरीके से, प्रॉपर तरीके से हो जाए, इसकी लिए। टू कंपेयर क्लाइंट्स करंट हेल्थ स्टेटस विद आइडियल स्टेट, अब ये उसका जो प्रेजेंट का हेल्थ स्टेटस है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं भाई आइडियल स्टेट से, कितना हेल्दी है कितना अनहेल्दी है। प्रिपरेशन ऑफ, इसमें देखेंगे हम क्लाइंट को कैसे आपको प्रिपरेशन करना है।
आप जिस भी जगह कर रहे हो सबसे पहले वहाँ का लाइट वगैरह ठीक होना चाहिए, है ना, क्योंकि इंस्पेक्शन कर रहे हो और लाइट ठीक नहीं है तो आपको प्रॉपर तरीके से विजिबल नहीं होगा कि पेशेंट को किधर इंजरी हुई है, क्या हुआ है, क्या नहीं। तो आपका लाइट ठीक होना चाहिए, इसलिए हम देखते हैं भाई आईसीयू में पूरा सेंट्रल लाइट होता है और ओटी में भी हमारा लाइट होता है ना, बड़े बड़े लाइट लगाए जाते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से विजिबल हो, है ना। दूसरी जगह हमारा नहीं तो ओपन कर रहे हैं और किधर से आर्टरी कट कर दिया, किधर से कुछ कर दिया और ब्लेड स्कल वगैरह अंदर ही छोड़ दिया, है ना, पेशेंट की कैविटी में। तो वो चीज़ें को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर लाइट का भी प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं। इक्विपमेंट आपको पहले से ही स्टार्टिंग में जो भी इक्विपमेंट लगने वाले हैं उनको रेडी करके रखना है। जैसे पेशेंट आपका इधर है तो आपको उधर ही रखना है, ऐसा नहीं कि एक एक चीज़ें लेने के लिए आप वापस से जा रहे हो, फिर आ रहे हो, फिर जा रहे हो, है ना, इतने में पेशेंट पता लगे ऊपर चला गया, है ना। तो वो चीज़ आपको जो भी लगने वाला है आपको पहले से पता होना चाहिए भाई क्या क्या चीज़ लग रहा है। जैसे अभी मैं इधर लेक्चर के लिए आया था, मुझे पता है एक फ़ोन लगने वाला है, मार्कर लगेगा, बुक लगेगी, स्टैंड लगेगा। अब ये चीज़ नहीं है, मैं एक चीज़ को फिर लेने जा रहा हूँ, फिर वापस आ रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, तो ये इफेक्टिव तरीका नहीं होता है ना। तो हमको पहले से पता होना चाहिए भाई मुझे क्या क्या चीज़ें लगने वाली है। प्राइवेसी भी पेशेंट की डिग्निटी मेंटेन करने के लिए आपको ज़रूरी है। प्राइवेसी जो भी आपके कर्टन्स वगैरह, स्क्रीन वगैरह है, उनको आपको लगाना है ना। और यदि फीमेल पेशेंट है तो स्पेशली मेंटेन करना है और एक फीमेल स्टाफ भी साथ में रखना है, मेल डॉक्टर है तो। टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर जो है फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए वो भी आपका सूटेबल होना चाहिए, प्रॉपर आपका टेम्परेचर होना चाहिए, न ज़्यादा कोल्ड न ज़्यादा वार्म। इसलिए हॉस्पिटलों में एसी लगे होते हैं, सेंट्रल एसी होता है और दीवार में भी एसी लगे होते हैं, है ना। तो हमारा क्योंकि मशीनें भी रहती है और टेम्परेचर यदि नॉर्मल लो रहेगा तो बैक्टीरिया वायरस का भी ग्रोथ नहीं होता है, तो उसकी वजह से। उसके बाद पोजीशन आपका, किस जगह का आप एग्जामिनेशन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हो, है ना। जैसे आपको सिटिंग में यदि उसका मुंह का इधर का चेक करना है तो आप बोलोगे बैठने के लिए, हम बोलते हैं डॉक्टर मुंह खोलो, आइस दिखाओ, जीभ दिखाओ, है ना। और एब्डोमेन का कर रहे हो फिर आप पेशेंट को लेटाना पड़ेगा। तो जैसे भी आप एग्जामिनेशन कर रहे हो वैसा पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हो। ड्रैपिंग मीन्स कवर द एडजस्टिंग बॉडी एरियाज बीइंग एक्सपोज। ड्रैपिंग मेंटेन प्राइवेसी वेल। जिस जगह का आपको अवॉइड, बाकी जिस जगह आप एग्जामिनेशन कर रहे हो उधर का ही ओपन रखना है, बाकी का बेड शीट वगैरह क्लॉथ से उसको कवर करके रखना है एरिया को, ना, बॉडी का। फिर अगला आता है नेक्स्ट हमारे इसमें जनरल असेसमेंट। जनरल असेसमेंट में क्या है, स्किन का आस्क फॉर द सिम्टम। स्किन में उसके पहले से रेचेस तो नहीं है, कुछ इचिंग तो नहीं हो रही, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, चेंज इन मोल, ना, उसका मोल जो हमारा तिल होता है डार्क कलर का वो आ जाता है हमारे मोल में, है ना। तो वो सारी चीज़ें वगैरह चेक करना है उसमें। इंस्पेक्शन ऑफ स्किन में क्या देखोगे, उसका नॉर्मल स्किन है, साइनोसिस है, येलो है या जॉइंटिस है। नॉर्मल में जो नॉर्मल स्किन रहेगी, नॉर्मल दिखती है, साइनोसिस मतलब